सुना है नमक से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि जब नमक खुद ब खुद आने लगे तब क्या करें। दो माएँ थीं, एक जिसने जन्म दिया और एक जिसने चुराया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉन्टिंग पॉडकास्ट में। मेरा नाम है राहुल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे मुझे मेरे कॉलेज के दिनों में मेरे एक दोस्त ने बताया था। कई सालों तक ये बात मेरे जहन में कहीं दबी रही, लेकिन आज मैंने तय किया है कि इसे एक कहानी का रूप देकर आप सबके साथ बांटा जाए। हालांकि इसमें मैंने स्थान और लोगों के नाम बदल दिए हैं, ताकि जिन लोगों से ये कहानी जुड़ी है उनकी प्राइवेसी बनी रहे। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। हर हर महादेव। उज्जैन, इस नगरी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ये शहर सदा से ही भारतीय संस्कृति, श्रद्धा और साधना का केंद्र रहा है। यहाँ की हवा में एक अलौकिक शांति है, एक गहराई है जो भीतर तक उतर जाती है। लेकिन जितनी पवित्रता इस शहर में है, उतना ही गहरा एक और पहलू भी है, तंत्र विद्या और रहस्यमय शक्तियों से जुड़ा पहलू। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ सिद्ध साधक गूढ़ मंत्र, तंत्र और साधनाओं में लीन रहते थे। इस शहर की गलियों और पीपल के पेड़ों के नीचे आज भी वो ऊर्जा किसी साए की तरह मौजूद है, बस उसे महसूस करने भर की देरी है। अब मैं आपको उस घर के बारे में बताता हूँ जो मेरे घर के पास ही है। एक पुराना टूटा फूटा जर्जर मकान। कभी वहाँ एक हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन अब वो बस एक वीराना और खामोश घर है। मेरा बचपन इसी गली में बीता है। उस वक्त उस घर में रहती थी अनीता आंटी, उनके पति रामेश्वर अंकल और उनकी बेटी मेघा। रामेश्वर अंकल एक शांत और मिलनसार इंसान थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जब मेघा सिर्फ 7 साल की थी, तब उन्हें एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया और उनका असमय निधन हो गया। उसके बाद अनीता आंटी ने ही अकेले मेघा की परवरिश की। अनीता आंटी मोहल्ले में अपनी खूबसूरती और आत्मनिर्भरता के लिए जानी जाती थी। उनका एक ब्यूटी पार्लर था और वो खुद का खर्च और मेघा की जिम्मेदारी बड़ी हिम्मत से निभा रही थी। मोहल्ले की औरतें उन्हें अक्सर कहती थी, बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई, लेकिन देखो कैसे सब संभाल रखा है। फिर अचानक एक दिन मेघा चली गई। जब मेघा 10 साल की हुई तो अनीता आंटी ने उसे पढ़ाई के लिए गुड़गांव अपने मामा के पास भेज दिया। कुछ समय तक सब सामान्य था। हम सोचते थे मेघा अब अच्छे स्कूल में पढ़ रही होगी, खुश होगी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। एक दिन के बाद दूसरा, फिर हफ्ते, महीने, सालों बीत गए, पर मेघा कभी लौट कर नहीं आई। शुरुआत में मोहल्ले में बातें होती रहीं, शायद वो वहीं बस गई होगी, या हो सकता है कि आंटी ने ही संपर्क तोड़ लिया हो। कुछ तो बात है। पर धीरे धीरे सब खामोश हो गया और फिर अनीता आंटी भी बदल गई। धीरे धीरे अनीता आंटी ने खुद को दुनिया से काट लिया। उन्होंने पार्लर बंद कर दिया, किसी से बात करना भी बंद कर दिया, बस घर के अंदर कैद रहने लगी। अब उन्हें बाहर आते जाते देखना भी मुश्किल हो गया था। शायद वो अकेले रहने की आदी हो चुकी थी, या शायद वो किसी के इंतज़ार में थी। दोस्तों, अब मैं आपको इस कहानी में 20 साल आगे ले चलता हूँ, उस मोड़ पर जहाँ से इस कहानी की असली परतें खुलना शुरू हुई थी।
मेघा अब 31 साल की है। गुड़गांव के एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करती है। वो हमेशा अपने काम को सटीक और सही तरीके से करती है। उसे चीज़ों को लॉजिक से समझना पसंद है। जो लोग धार्मिक बातें, अंधविश्वास या भूत प्रेत की बातें करते हैं, वो उन्हें महज बकवास मानती है। लेकिन अब उसे उज्जैन लौटना पड़ा है। उसकी माँ अनीता शर्मा अब नहीं रही। वो अब यहाँ सिर्फ एक काम के लिए आई है, घर के कागजात और प्रॉपर्टी का काम निपटाना। उसे इस शहर में लौटने की कोई इच्छा नहीं थी। कई सालों से उसने यहाँ आना छोड़ दिया था, लेकिन अब उसकी माँ की मौत की खबर आई तो उसे वापस आना पड़ा। प्लान बहुत सिंपल था, कागजात पर साइन करो, घर बेच दो और फिर अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाओ। पर शायद ये इतना आसान नहीं था। यहाँ वापस आकर वो चीज़ें उसे फिर से महसूस होने लगी जिनसे वो कई सालों पहले पीछा छुड़ा चुकी थी। उज्जैन की रातें हमेशा से ही अलग रही हैं, आधी नींद में आधी जागी हुई। और उस रात एक सन्नाटा शहर के पुराने हिस्से पर जैसे कुछ कहने को बैठा था। मेघा की टैक्सी जैसे ही मंदिर के चौक पर पहुंची, ड्राइवर ने कार रोक दी। मैडम, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज़ में झिझक थी। अरे, अभी तो मैप में सिर्फ 300 मीटर और है। मेघा ने फ़ोन ड्राइवर को दिखाते हुए कहा। हाँ, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है, खासकर उस पुराने घर के पास से। ड्राइवर की आंखों में कुछ ऐसा था जैसे उसने कुछ सुना हो, कुछ देखा हो, या फिर वो सिर्फ उन कहानियों में यकीन करता हो जो इस गली की दीवारों पे चिपकी थी। मेघा ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोला और झल्लाते हुए कार से बाहर निकली। एक हाथ में ट्रॉली बैग और दूसरे हाथ में मोबाइल। और वो टैक्सी धीरे धीरे पीछे मुड़ गई, जैसे वो भी उस गली से मुंह चुरा रही हो। अब सिर्फ मेघा और वो 300 मीटर का रास्ता था। वो अकेली चल रही थी। नीली दीवारों वाली वो पुरानी गली जिनकी पेंट की पपड़ी उतर चुकी थी। कहीं कहीं दीवारों पर पीपल की जड़ें उगाई थी। सड़क के किनारे कुछ गाय बैठी थी, आंखें बंद, पर जैसे वो सब कुछ सुन रही हो। और एक पागल भिखारी जैसा बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा था, मेघा की तरफ देखकर हंस रहा था। स्टूपिड पीपल एंड डिस्गस्टिंग प्लेस, मेघा ने बड़बड़ाया और जल्दी जल्दी कदमों से चलने लगी। उसे लग रहा था जैसे हर दीवार, हर दरवाज़ा उसे पहचान रहा हो। 20 साल बाद वो वापस आ रही थी, उसी घर में जहां उसका बचपन रह गया था, और शायद कुछ और भी। मैंने गली से उसे उस घर के सामने देखा। मुझे यकीन हो गया ये मेघा ही है। मेरे बचपन की दोस्त लौट आई। मैंने उसे देखकर हाय किया, लेकिन जैसे उसने मुझे पहचाना ही नहीं और वो सीधे घर के अंदर चली गई। जैसे ही मेघा घर के अंदर कदम रखती है, उसे कुछ गड़बड़ सा महसूस होता है। घर में एक अजीब सी खामोशी थी और ज़मीन पर नमक के गोले बिखरे थे। आईने पर लपेटे गए लाल धागे थे और छत से लटकते नींबू मिर्ची के टोटके थे। यह सब मेघा को थोड़ा अनईजी फील दे रहा था। मेघा ने मन में सोचा, बस कुछ दिन और, इस प्रॉपर्टी का निपटारा, और फिर वो यहाँ से चली जाएगी, कभी वापस ना आने के लिए। जैसे तैसे उसने एक बेड को साफ करके तैयार किया सोने के लिए और सोने चली गई। अगले दिन गली में लोग उसकी आंखों से आंखें नहीं मिलाते थे। क्रिकेट खेलते हुए अगर बॉल उस घर के गेट के अंदर चली जाती तो कोई बच्चा उसे लेने नहीं जाता।
ये देख मेघा को अजीब लगा। फिर शाम को दुलारी बाई आती है, एक थोड़ी पागल सी औरत जो हिलते हुए कदमों से चलती है और कुछ बड़बड़ाती है। वो उस घर के दरवाजे के पास नमक फेंकती है और कहती है, मिट्टी तो बदल गई लेकिन नमक ने याद रखा। ये देख मेघा मुस्कुराती रही, लेकिन हल्का सा डर उसके मन में भी था। एक चाय वाला मन्नू जो कभी अनीता आंटी के लिए रोज शाम की चाय लाता था, वो अब उस घर के सामने से निकलते हुए कुछ संस्कृत के मंत्र बोलता हुआ निकलता। ये देख मेघा को और अजीब लगने लगा कि वो किस जगह आकर फंस गई है। लेकिन उसकी माँ के कमरे के दरवाजे के ऊपर लिखे राख से कुछ मंत्र, घर के हर आईने लाल धागे से बंधे हुए और जगह जगह नमक से बनाए गए गोले, ये सब मेघा को डर का अनुभव करा रहे थे। फिर अगले 2 दिन वकीलों और ब्रोकर्स के बीच कब निकल गए मेघा को पता ही नहीं चला। फिर तीसरी रात घर की खामोशी अब और भारी लगने लगी थी। 3 रातें बीत चुकी थी और हर रात के साथ घर का सन्नाटा थोड़ा और घना और अंदर तक चुभने वाला हो गया। पानी के पुराने पाइप से टपकती बूंदें, लकड़ी की सीढ़ियों से आती चटकने की आवाज़ें, कभी कभी दीवारों पर किसी के खरोचने की आवाज़ें, ये घर अब मेघा को महसूस होने लगा था। फिर वो घर के कुछ पुराने कागजात ढूंढते हुए अपने माँ के कमरे में गई। वहाँ उसे एक पुराना लोहे का ट्रंक मिलता है जो शायद उसकी माँ को शादी के वक्त मिला था। मेघा उस ट्रंक को खोलती है। उसमें माँ के कुछ कपड़े, कुछ मेघा की तस्वीरें और एक फटा हुआ नोटबुक था। मेघा ने नोटबुक खोला। उसमें नॉर्मल चीज़ें लिखी थी, जैसे राशन का हिसाब, सब्जी का हिसाब, ब्यूटी पार्लर की बुकिंग्स। फिर आगे के पन्ने खाली थे। मेघा ने वो नोटबुक वापस उसी ट्रंक में रख दिया। फिर जैसे ही वो पलटी, कमरे की खिड़की अपने आप हवा के झोंके से खुल गई और कमरे में एक तेज़ हवा अंदर आई और ट्रंक में पड़ा वो नोटबुक उस हवा से खुल गया। मेघा ने जब उसे देखा तो उसमें कुछ लिखा था। नॉर्मल लिखावट नहीं थी, बल्कि जैसे किसी ने पेन को खूब जोर लगाकर दबा के लिखा हो। शब्द दूसरे तीसरे पन्ने तक छप गए थे और कुछ जगह तो फट भी गए थे। और उस पन्ने पर लिखा था, वो आती है जब मैं सोती हूँ, एक लड़की, उसकी हथेलियाँ जली हुई हैं और बालों में नमक भरा है। मैंने आईनों को ढक दिया था, लेकिन उसने अंदर से उन्हें खोल दिया। वो औरत कहती है कि मेरी बेटी को पत्थर बना देगी। अब वो गाती है एक लोरी जो मैंने कभी मेघा को नहीं सिखाई थी। मेघा ये पढ़ते हुए एक ठंडी सांस छोड़ती है। डिल्यूजन, डिमनेशिया, वो खुद से कहती है। माँ बीमार हो रही थी, यही वजह होगी। लेकिन तभी वो लोरी, वो हल्की धीमी सी धुन घर के पिछले हिस्से से आती है, वही जो माँ ने उस नोटबुक में लिखी थी। फिर शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से होती है। उस रात 3:17 पे दरवाजे की घंटी बजती है। मेघा आधी नींद में उठती है, दरवाज़ा खोलती है, पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन मिट्टी से सने गीले पैरों के निशान दरवाजे की दहलीज से शुरू होकर
उसके बेडरूम के दरवाजे तक जाते थे। मेघा ये देखकर डर गई और सोची कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है। वो खुद को सुरक्षित करने के लिए किचन में खुद को बंद कर लेती है जब तक सुबह नहीं होती। फिर एक सुबह जब वो सोकर उठती है तो वो देखती है उसके बिस्तर पर ठीक उसके सिरहाने के बगल में एक लाल धागे से बनी हुई गुड़िया रखी थी। उसकी आंखें भी लाल धागों से सील कर बनाए गए थे और उसके सर पर राख लगी हुई थी। उस गुड़िया की आंखें जैसे उसे लगातार देख रही हो। गुड़िया एकदम चुपचाप तकिए पर बैठी थी, जैसे पूरी रात वहीं थी। मेघा उठ के घर में चेक करती है तो वो देखती है कि घर के हर आईने से लाल धागे गायब थे। कुछ तो है जो अब उसके अंदर उतर रहा है। फिर उस रात मेघा तय करती है कि अब ये सब और नहीं। वो एक कैमरा चालू करके अपने बेड के सामने रख देती है। उसे जानना था हर रात क्या हो रहा है जब वो सो जाती है। सुबह उठ के वो रिकॉर्डिंग चेक करती है। वीडियो में वो खुद को 3:11 पर बिस्तर पर बैठी पाती है। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हैं, बिना पुतलियों के, और उसका मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ है और वो लोरी गा रही है। वो लोरी जो कभी उसकी माँ ने उसे सिखाई ही नहीं थी। लेकिन उसके होंठ बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। फिर भी आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस बैठी थी, एकदम सीधी, खुले मुंह के साथ, और उसकी आंखें अंधेरे की ओर देखते हुए थे और वो लोरी कमरे में चारों तरफ गूंज रही थी। फिर उस दिन दोपहर में मेघा आंगन के पुराने कुएं के पास खड़ी थी। अचानक वही धुन, वही लोरी फिर सुनाई देती है, लेकिन आवाज नीचे से आ रही थी, कुएं के अंदर से। ऐसा लग रहा था कोई चीज धीरे धीरे लोरी गाते हुए कुएं के ऊपर आने की कोशिश कर रही हो, मेघा के पास आने की कोशिश कर रही हो। उस रात मेघा को एक अजीब सपना आता है। वो खुद को अपने पुराने स्कूल की गलियों में नंगे पांव चलते हुए देखती है। चारों तरफ बच्चे खड़े हैं, एकदम चुपचाप, लेकिन उनकी आंखें लाल धागों से सिली हुई हैं। वो बस मेघा की तरफ घूरते रहते हैं। और कॉरिडोर के आखिरी में एक कोने में उसकी माँ खड़ी है, बाल बिखरे हुए, होंठ हिल रहे थे, पर आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। उसने नमक मांगा था और मैंने उसे तुम्हारा नाम दे दिया। मेघा चौंक कर उठती है, पर सपना वहीं नहीं रुकता। अब उसका असर हकीकत में भी है। उसके पैर गीले थे, मिट्टी से सने हुए, बालों में नमी थी और उनमें सूखा नमक जमा था, जैसे वो कहीं से भीग कर आई हो। वो बिस्तर से उठ के रसोई में जाती है। वहां उसे सिंक में एक मरा हुआ कबूतर पड़ा मिलता है। फर्श पर एक टूटी हुई मिट्टी की मूर्ति बिखरी पड़ी थी। शायद वो वही मूर्ति थी जिसकी पूजा उसकी माँ करती थी। और फिर जब वो खुद को शीशे में देखती है तो उसकी परछाई कुछ अलग सी दिखती है। उसकी परछाई हिलती नहीं थी, बस एक टक मेघा की नज़रों में देखती रहती थी, जैसे वो अभी बोल पड़ेगी। अब डर सहना मुश्किल हो गया था। हर रात अजीब होती जा रही थी और हर सुबह पहले से ज़्यादा खाली और डरावनी।
मेघा अब हर रास्ता आजमा चुकी थी। आखिर में वो जाती है हमारे मोहल्ले में रहने वाले एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर जाधव के पास मदद की आस में। एक समय में वो तेज तर्रार अफसर अब एक डरे हुए और बूढ़े परछाई मात्र थे। घर का दरवाज़ा खोलने से पहले वो अपनी चौखट पे नमक की लकीर खींचते थे। अब उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। वो बस अपने आप में कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हमने सोचा था ये सिर्फ जलन थी, किसी औरत की दुश्मनी, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा था। बिजोरी कोई आम औरत नहीं थी, वो करनी करती थी। इंस्पेक्टर जाधव का बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसे एक आत्महत्या बताया गया, लेकिन दबी आवाज़ों में पूरे मोहल्ले को मालूम है क्या हुआ था उसके साथ। खैर, मेघा को वहां से कोई मदद नहीं मिली। वो बस वहां से एक नाम के साथ वापस आई, बिजोरी। मेघा अब तक इतना कुछ देख और सह चुकी थी कि उसे डर से ज़्यादा सच्चाई जाननी थी। मोहल्ले में उसने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर किसी के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए। उस घर के आंगन में मैंने उसे परेशान बैठा देखा तो मैं उसके पास गया। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, पर उसे याद ही नहीं था मैं। खैर, उसने मुझसे कुछ सवाल किए। मैं जितना बता सकता था मैंने उसे बताया। मैंने उसे कमला बाई के बारे में बताया, जो मेघा के जाने के बाद कई सालों तक अनीता आंटी के घर काम करने आती थी। मैंने उसे कमला बाई का पता बताया, जो नदी के घाट के पास एक बस्ती में रहती थी। मेघा पहुंचती है कमला बाई के पास, वो बूढ़ी नौकरानी जो कई सालों तक उसकी माँ के साथ रही थी। पर अब कमला बाई एक आंख से अंधी है। कांपती आवाज़ और झुकी हुई पीठ के साथ एक छोटे से कमरे में गुमसुम बैठी थी। मेघा उनके घर के अंदर दाखिल होकर उन्हें नमस्कार करती है और अपना परिचय देती है। कमला बाई ये सुन के एकदम से डर से भर गई और मेघा को डांट लगाने लगी कि तू यहाँ क्यों वापस आई है, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेघा काफ़ी देर तक उनको मनाती रही, लेकिन कमला बाई जैसे डर से सहमे दुबकी रही कमरे के एक कोने में। फिर मेघा ने कमला बाई को कुछ पैसे दिए, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। फिर नरम आवाज़ में उन्होंने कहना शुरू किया, बेटी, तुझे किसी कारण से तेरी माँ ने अपने से दूर भेजा था। तुझे वापस यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेघा ने रिक्वेस्ट करके उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है। काफ़ी देर तक वो कुछ नहीं बोली। फिर बेमन से कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले एक औरत आई थी, बिजोरी नाम था उसका। कहती थी अनीता मैडम ने काला जादू करके उसके पति को अपने वश में कर लिया है। बिजोरी तो मर गई, लेकिन जाते जाते वो कह गई कि वो बदला लेगी। उस घर में तब से बिजोरी की आत्मा बस गई है अनीता मैडम के साथ। इन सब से बचने के लिए ही अनीता मैडम ने तुम्हें यहाँ से दूर भेज दिया था। यह सुनकर मेघा अंदर तक सिहर उठी। कमला बाई की आंखों में आंसू थे। फिर वो मेघा का हाथ कसकर पकड़ लेती है, जैसे सालों की कोई पीड़ा बाहर आ रही हो। ये सिर्फ कोई आत्मा का साया नहीं है बिटिया, ये बदलने का काम है, एक शरीर से दूसरे में उतरने का। बिजोरी मरी जरूर थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उसने मरना नहीं चुना, उसने जीने का दूसरा रास्ता चुना। मेघा की सांस गले में ही अटक जाती है।
कमला की आवाज़ टूटती जाती है। तेरी माँ नहीं चाहती थी कि तेरे साथ ये सब हो, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर मेघा ने पूछा, बिजूरी का पति अब कहाँ है? कमलाबाई ने बताया, वो अनीता शर्मा के मरने के बाद पागल हो गया और ऐसे ही गलियों में भटकता रहता है। उससे मिल के कोई फायदा नहीं है, वो पूरा पागल हो चुका है। मेघा सदमे से भरी हुई घर वापस लौटी। कुर्सी पर बैठे वो एक टक अपनी माँ की तस्वीर को घूर रही थी, जैसे वो मन ही मन हजारों सवालों का जवाब मांग रही हो। तभी उसकी नज़र उस फोटो फ्रेम से थोड़ी सी निकली हुई कागज़ पे गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी इरादे से उसे वहाँ छुपाया हो। मेघा ने कागज़ का वो टुकड़ा धीरे से निकाला। वो मुड़ा हुआ था और पुराना था। धीरे से संभालते हुए उसने वो कागज़ का टुकड़ा खोला और अंदर लिखा था, महादेव धाम, और बस एक नाम, बद्री प्रसाद। मेघा ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैप में कहीं भी महादेव धाम का सही पता नहीं मिला। फिर वो मेरे पास आई। मैंने कागज़ का वो टुकड़ा पढ़ा और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद महादेव धाम यहाँ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन वो गांव अब वीरान है, गिनती के ही लोग रहते हैं वहाँ, और वो जगह ठीक नहीं है। लोग उसे तंत्र मंत्र का गांव कहते हैं। लेकिन मेघा ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसे वहाँ ले चलूँ। उसने मुझे इसके लिए पैसे भी ऑफ़र किए, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को यह मंजूर नहीं था। फिर भी मैंने उसकी मदद की। महादेव धाम तक कोई पक्की सड़क नहीं थी। जंगल, झाड़ियों और पगडंडियों से होकर जाना पड़ता था, और वो भी तब जब किसी को ठीक ठीक रास्ता पता हो, वरना भटकने का पूरा पूरा चांस था। हमें वो 25 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 3 घंटे लग गए। पूरा गांव सुनसान, गिनती के लोग और मिट्टी के कच्चे घर थे। हम वहाँ बद्री प्रसाद को ढूंढ रहे थे, पर वहाँ कोई भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। हर सवाल का उल्टा जवाब, हमारे सवाल पे उनके और सवाल। शायद वो लोग किसी बाहरी व्यक्ति का गांव में आना पसंद नहीं करते थे। आखिरकार हमें बद्री प्रसाद मिल गए। वो शायद पुजारी थे, उस पुराने जर्जर हो चुके मंदिर के। वो इतने बूढ़े थे कि अपनी उम्र की गिनती ही भूल चुके थे, और वो मंदिर, वो अब भगवानों से नहीं, खामोशियों से भरा था। वहाँ कोई घंटी नहीं बजती थी, कोई आरती नहीं होती थी, और पुराने देवताओं की मूर्तियाँ टूटी फूटी और खंडित दीवारों में जड़ी थी। मंदिर के सामने एक मरा हुआ सूखा बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाएं अब भी चारों तरफ फैली थी, जैसे कोई उस मंदिर को अपने हाथों से ढक रहा हो। उस मंदिर में सुकून से ज़्यादा डर लग रहा था। बद्री प्रसाद वहाँ मंदिर के गर्भगृह में बैठे थे, एकदम शांत, बस हाथ में जपने वाली माला लेकर, बदन पर बस एक लंगोटी। इन सब के बावजूद उनकी उपस्थिति में कुछ चमत्कारी था। उनके वहाँ होने मात्र से आसपास के वातावरण में किसी अलौकिक शक्ति का आभास हो रहा था। फिर मेघा ने थोड़ा असहज होकर पूछा, क्या बद्री प्रसाद आप ही हैं? उन्होंने बिना आंखें खोले हाँ में सिर हिलाया। फिर मेघा ने अपना परिचय दिया। मैं मेघा हूँ, उज्जैन से आई हूँ। मैं अनीता शर्मा की बेटी हूँ। मुझे इस जगह का पता और आपका नाम मेरी माँ के फ़ोटो फ्रेम के पीछे एक कागज़ पर लिखा हुआ मिला था।
मुझे आपसे कुछ सवालों के जवाब जानना है। उन्होंने कहा, पूछो बेटी, क्या जानना है तुम्हें? फिर मेघा ने पहला सवाल किया, क्या आप किसी बिजूरी को जानते हैं? ये सुनकर उन पुजारी के हाथों से माला छूटकर जमीन पर गिर गई और उनकी बंद आंखें जैसे किसी डर से खुल गईं, जैसे बरसों पुराना कुछ सामने आया हो। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्होंने फिर से पूछा, क्या नाम बताया तुमने? मेघा ने कहा, बिजूरी। ये सुनकर उन पुजारी के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, महादेव। और कुछ देर वो खामोश रहे, मेघा को घूरते रहे। गुस्से से नहीं, बल्कि उनकी आंखों में एक माँ की ममता की झलक थी। फिर धीमी आवाज में उन्होंने बोला, तुम तो मर गई थी। घी और नमक में जलाया गया था तुम्हारा शरीर। यही कहा गया था, श्राप खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये सुनकर मेघा और मैं, हम दोनों के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबसे पहला ख्याल तो यही आया मन में कि कहीं ये आदमी पागल तो नहीं है। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, बेटी, बिजूरी इसी गांव में पैदा हुई थी। उसे विरासत में अपने माता पिता से तंत्र मंत्र की शिक्षा मिली थी। शादी के बाद वो अपने पति के साथ उज्जैन जाकर रहने लगी थी। दिल की साफ और कोमल स्वभाव की, लेकिन उसकी खुशियाँ ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं थे। शादी के कुछ साल बाद एक अनीता शर्मा नाम की विधवा ने काला जादू करके बिजूरी के पति को अपने वश में कर लिया था। उसका पति अपनी सारी कमाई अनीता शर्मा को देने लगा और उसकी शारीरिक इच्छाएं भी पूरी करता था। बिजूरी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पति पर उस विधवा का काला जादू का असर था, जिसे बिजूरी भी नहीं तोड़ पाई। फिर वो पुजारी थोड़ा रुके और लोटे से कुछ बूंदें गंगा जल की अपने जुबान पर डालते हुए बोले, बेटी, एक ऐसा राज है जो कभी तुम्हारे सामने नहीं आना था। लेकिन क्या? मेघा ने जोर देते हुए पूछा। पुजारी ने कहा, मुझे सौगंध दी गई है कि मैं इस राज को किसी को ना बताऊं, पर अब तुम जिंदा हो तो तुमसे तुम्हारी सच्चाई छुपाए रखना यह भी अपराध है। लेकिन मैं भी अपने वचन में बंधा हुआ हूं। फिर मेघा ने तुरंत अपने पर्स से नोटों का एक बंडल निकाला और पुजारी को देते हुए बोली, मुझे सब कुछ जानना है। पुजारी थोड़ा हंसते हुए बोले, मुझे सांसारिक चीज़ों का कोई मोह नहीं है बेटी। मेघा ने थोड़ा गुस्से से कहा, तो क्या चाहिए आपको? मैं सब दूंगी, बस मुझे सच जानना है। फिर पुजारी बोले, मैं बता नहीं सकता बेटी, पर दिखा ज़रूर सकता हूँ। उन्होंने मेघा को अपने पास बुलाया। मेघा तुरंत चल पड़ी, लेकिन मैंने मेघा को थोड़ा रोकते हुए उसके कानों में कहा, थोड़ा संभल कर मेघा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। पुजारी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, डरो नहीं पंकज बेटा, बस ये सुनने की देरी थी। मेरे तो होश ही उड़ गए, मेरा सर घूमने लगा। ना मैंने वहाँ कुछ बोला था, ना मेरा कोई जिक्र हुआ था, और मैं खुद उस पुजारी से पहली बार मिल रहा था, फिर भी उनको मेरा नाम पता था। फिर मेघा उनके पास चली गई और मैं बस खड़ा खड़ा देखता रहा। उन पुजारी ने मेघा के माथे पर अपना अंगूठा लगाया और जोर से महादेव कहा।
मुझे ठीक ठीक पता नहीं मेघा बेहोश हुई थी या नींद में चली गई थी, पर वो उस पुजारी के सामने घुटनों पर बेसुध बैठी रही। उसका शरीर हल्के हल्के झूम रहा था और बीच बीच में उसके हल्के हल्के रोने और सिसकने की आवाज़ें आती रही। ये सब करीब 10 मिनट तक चलता रहा। फिर मेघा ज़मीन पर गिर गई। मैंने थोड़े गुस्से से पुजारी से पूछा कि क्या हुआ इसे, क्या किया आपने इसके साथ। पुजारी शांत आवाज़ में बोले, इसे घर ले जाओ बेटा, ये गांव इसके लिए ठीक नहीं है और अब इसे कभी भी इस गांव में वापस आने मत देना। फिर मैं मेघा को घर लेकर आ गया। उसे करीब 2 घंटे बाद होश आया और जैसे ही वो उठी वो मेरी तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे दिलासा देने की कोशिश करने लगा और पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, उस पुजारी ने क्या दिखाया। मेघा ने रोते हुए हथेलियों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, मेरी माँ अनीता शर्मा नहीं है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरी माँ बिजोरी है। वो रोती रही और मैं बस बदहवास उसके बगल में बैठा रहा। एक पल में सारी दुनिया ही पलट गई थी। फिर मैंने धीरे से मेघा से पूछा, हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए था, यह उसका निजी मामला था, पर अब मेरे अंदर भी जिज्ञासा जाग चुकी थी और मैंने कहा, मेघा, दर्द बांटने से कम होता है। अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया। वो जैसे कोई सपना देख रही थी जिसमें एक झोपड़े में बिजोरी एक खाट पर लेटी थी प्रसव पीड़ा में और बगल में अनीता शर्मा बैठी थी। बिजोरी बार बार गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन अनीता शर्मा ने जानबूझकर बिजोरी की डिलीवरी करवाई और फिर मैं पैदा हुई। फिर अनीता शर्मा ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए बिजोरी और मेरे मुंह में और बालों में नमक डाल दिया और बिजोरी को वहीं उसी हालत में छोड़कर मुझे अपने साथ ले आई। फिर पुजारी ने मुझे ये भी दिखाया कि बिजोरी ने अनीता शर्मा को श्राप दिया था जब अनीता शर्मा ने काला जादू करके उसके पति को छीन लिया था। वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, बिजोरी मरी नहीं है पंकज, उसने अपनी आत्मा को मुझसे बांध लिया है, वो मेरे अंदर है। ये कहकर मेघा मेरे गले लगकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे अब उसकी चिंता ज़्यादा हो रही थी, सो मैंने उसे उस घर में अकेला ना छोड़कर अपने साथ अपने घर ले आया। उसे देख मेरे घर वाले मुझ पे गुस्सा करने लगे कि इसे क्यों यहाँ ले आया है। मैंने मेघा को अंदर के कमरे में बिठाया और घर वालों को समझाने लगा कि वो परेशानी में है, बस आज रात उसे यहाँ रहने दो। फिर उस रात में मुझे किसी के गाने की हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी। मैं हर कमरे में चेक करता गया। फिर जब मैं मेघा के कमरे में पहुंचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मेघा बेड पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, पुतलियाँ गायब थी, उसका मुंह खुला हुआ था और वो गाने की आवाज़ उसके मुंह के अंदर से आ रही थी। उसके होंठ बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, लेकिन गुनगुनाने की आवाज़ साफ आ रही थी, जैसे कोई चीज़ उसके अंदर से गा रही हो। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेघा उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। मैंने उसे अपने उसी पुराने घर में जाते देखा और मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। वहाँ जाकर वो अपनी माँ के कमरे में गई और वहाँ चीज़ों और तस्वीरों को, उन झूठी तस्वीरों को घूरने लगी। फिर उसने
गुस्से से कमरे का सामान इधर उधर फेंकना शुरू किया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा भी जायज़ था। ऐसे ही एक तकिए को फेंकते हुए उसमें से एक लिफाफा ज़मीन पर गिरा। उस लिफाफे पर राख से लिखा हुआ था, इसे तब तक मत खोलना जब तक तुम अपने ही मुंह से उसकी लोरी ना सुन लो। मेघा का गला सूख गया, पर अब देर हो चुकी थी। वो लोरी मेघा के अंदर गूंज चुकी थी। मेघा लिफाफा खोलती है। अंदर फटे हुए कागज़ में लाल रंग से कांपते हाथों से लिखा था, तुम कभी मेरी थी ही नहीं। मैंने तुम्हें प्यार करना चाहा, उसे रोकना चाहा, लेकिन वो तो तुम ही हो। अब मेघा सब कुछ जान चुकी थी। वो चलते हुए आईने के सामने जाती है और उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, वो एकदम शांत थी। आईने के सामने वो बस एक शब्द कहती है, माँ, और हल्के से मुस्कुराते हुए वो अपने बालों पे कंघी करने लगती है। तभी उसके बालों से नमक गिरने लगता है और आईने को छूते ही उसकी दोनों हथेलियां जल जाती हैं, पर उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। मैं वहाँ खड़े खड़े ये सब देखता रहा। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेघा का ये रूप देखकर मेरी तो आवाज़ ही गले में अटक गई थी। फिर भी हिम्मत करके मैंने मेघा का हाथ पकड़ के घर के बाहर भागने की कोशिश की, पर मैंने देखा घर में जगह जगह नमक के घेरे अपने आप बनने लगे थे। जैसे ही हम घर के बाहर निकले, मेघा अचानक रुक गई, एकदम पत्थर के जैसे। वो एक जगह खड़ी हो गई, उसका चेहरा ऊपर की ओर और उसका मुंह खुला हुआ, आंखें सफ़ेद बिना पुतलियों के, और उसके अंदर से वही धुन गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, वही लोरी। और वो लोहे का मेन गेट अपने आप बंद हो गया। डर तो मुझे भी लग रहा था, पर मैं मेघा को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता था। मैंने महादेव का नाम लिया और मेघा को उठाकर सीधे पास के बरगद के पेड़ के नीचे बने एक छोटे शिव मंदिर तक ले गया और वहाँ शिवलिंग का चढ़ा जल मेघा के ऊपर डाला। तब जाकर वो नॉर्मल हुई, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था उसके साथ अभी अभी क्या हुआ था। हम सारी रात उस मंदिर के नज़दीक बैठे रहे, कहीं और जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने मेघा को कस के पकड़ा हुआ था। वो डर से सारी रात रोती रही। सुबह होते ही मैं उसे अपने एक दोस्त के घर ले गया, क्योंकि मोहल्ले में तो कोई उसे सीधी नज़र से देखता भी नहीं था। मेरे दोस्त की मदद से हमने एक बहुत पहुँचे हुए अघोरी तांत्रिक से मुलाकात की और मेघा की सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा, ये एक करनी है, कोई आम करनी नहीं, बल्कि ये एक चक्रव्यूह है। बिजूरी और अनीता की आत्मा उस घर में मौजूद है। वो दोनों आत्माएं मेघा का इस्तेमाल कर रही हैं एक दूसरे का स्वार्थ पूरा करने के लिए। वो घर कोई घर नहीं है, वो एक बंधन है जिसमें बिजूरी ने अनीता को कैद कर रखा है, अनंत काल तक उसकी आत्मा को तड़पाने के लिए। फिर हमने उस अघोरी तांत्रिक के साथ मिलकर 7 दिनों तक पूजा, अनुष्ठान, तंत्र मंत्र किए मेघा को इन सब से छुटकारा दिलवाने के लिए। लेकिन ये करनी अटूट है। उन अघोरी तांत्रिक ने बस एक तावीज़ से इसके असर को रोक रखा है। जब तक वो तावीज़ मेघा के गले में है, बिजूरी और अनीता की आत्मा मेघा का कुछ नहीं कर सकती। फिर मेघा को मैंने वापस गुड़गांव भेज दिया, यहाँ से दूर, इस घर की परछाई से दूर, अनीता और बिजूरी की आत्मा से दूर। हम अब भी एक दूसरे के संपर्क में हैं। मुझे मेघा की फिक्र है,
किसी निजी स्वार्थ से नहीं, बल्कि मेघा की कहानी जानने के बाद मुझे लगता है मेघा की मदद शायद सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि बीते दिनों में हमने जो अनुभव किया है उस पर शायद ही कोई यकीन करेगा। मेघा का इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस मामा के पास वो गुड़गांव में रहती है वो भी उसके असली मामा नहीं है। ये सब अनीता शर्मा की चाल थी। मेघा को यहाँ से दूर भेजकर वो उसकी मौत को टाल रही थी, बिजुरी के प्रकोप से बचने के लिए, क्योंकि मेघा ही वो चाबी है जिससे अनीता शर्मा की आत्मा उस घर से मुक्त हो सकती है। मेघा अभी कुछ दिनों पहले ही राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर गई थी। अब हम अगले हफ्ते आसाम के मियांग गांव जाने वाले हैं। सुना है वो गांव भारत का तंत्र मंत्र का गढ़ है। हमें उम्मीद है वहां मेघा के इस दुख का अंत होगा और वो घर अब भी वैसा ही वहां खड़ा है। कभी कभी रात में खिड़कियों में किसी की परछाई दिखती है और कभी कभी उस घर से गुनगुनाने की आवाज़ आती है। अब मैं आप लोगों को एक और राज की बात बता रहा हूँ। वो पागल बूढ़ा भिखारी जो मेघा को आते वक्त सड़क के किनारे मिला था, वो ही था बिजुरी का पति और मेघा का असली पिता। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। डर से भरी अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अपना सपोर्ट दें। चलिए दोस्तों, अब अलविदा। फिर मिलते हैं डर के एक नए साए में।